वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी पाठ 2 वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भाषा के मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। भाषा का उच्चारण ध्वनियों से होता है। प्रत्येक ध्वनियों के लिए एक विशेष चिन्ह निर्धारित किया गया है। यह विशेष चिन्ह ही वर्ण कहलाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट है। संसार की अनेक ध्वनियाँ प्रचलित हैं। मनुष्य के मुख से भी अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। ये समस्त ध्वनियाँ वर्ण नहीं है। भाषा के अंतर्गत कुछ ध्वनियों को ही स्वीकृत करके उनके चिन्ह अंकित किए गए हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी स्वीकृत ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, प, प, य और बड़ाऊ आदि। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। इस टॉपिक पर आते हैं। वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। वर्ण भाषा के उच्चारित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं और ये ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। हिंदी के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी वर्णमाला यानी अल्फाबेट। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर हमारा 11 होता है यानी 11 होता है। देखिए 11 स्वर यहाँ पे दिया भी हुआ है, सामने देख सकते हैं आप लोग। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, यहाँ पे देखिए ये सब दिया हुआ है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है अनुस्वार और अनुनासिक। ये देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है अह, अह, अंग, ये है हमारा अनुस्वार। और यहाँ पे अ के ऊपर जो दिया हुआ है चंद्र बिंदु, इसको इस चिन्ह को हम अनुनासिक कहते हैं। अब आते हैं विसर्ग। यहाँ पे अह जो दिया हुआ है ये विसर्ग है। इसके बाद आते हैं व्यंजन। अब देखिए व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, इस टॉपिक को पूरा को बोलते हैं कवर्ग। इसके बाद चषज है, यहाँ पे इसको चवर्ग। ट है, ट से जितना यहाँ पूरा पॉइंट आप देख सकते हैं दिया हुआ है, इसको बोलते हैं टवर्ग। त, थ, द, ध, न, ये हो गया हमारा तवर्ग। उसके बाद है पफ, भ, पवर्ग। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है हमारा। और इसके बाद तराबी सा, ये मूर्धानी सा, दांती सा, ह, ये हमारा हो गया उष्म व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स, ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अब देखिए नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि ड और ढ का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है अपितु शब्द के बीच में होता है, जैसे सड़क, पढ़ना आदि। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वर्ण के रूप। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो पहला देखिए वर्ण में यहाँ पे दिया हुआ है पहला स्वर और व्यंजन। तो इस टॉपिक में दिया हुआ है स्वर में, आप इसे ध्यान से देखिए और इसको समझिए। ये ध्वनियां बिना किसी सहायता के, ये ध्वनियां बिना किसी सहायता के उच्चारित हो सकती हैं और जिनके उच्चारण में मुंह से हवा निकालने में कोई बाधा नहीं होती है, वे स्वर कहलाती हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके और इसको याद कीजिएगा इस टॉपिक को। जो मैं एक बार और पढ़ देती हूँ आप लोग को समझने के लिए। जो ध्वनियां बिना किसी सहायता के उच्चारित हो सकती हैं और जिनके उच्चारण में मुंह से हवा निकालने में कोई बाधा नहीं होती हैं, वे स्वर कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी के स्वर, ये ये 11 है। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हिंदी के स्वर हैं। और इसको याद भी कीजिएगा कि ये पूरा 11 होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण में दिया हुआ है स्वर, हर्ष और दीर्घ। हर्ष में दिया हुआ है हर्ष में उच्चारण में कम समय अ, ई, उ, री, और दीर्घ में उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय। अब देखिए यहाँ पे हर्ष में हम बोल रहे हैं सिर्फ अ, ये कम समय लग रहा है। वहीं अगर हम बोल रहे हैं आ तो ये उससे दुगना समय लग रहे हैं, तो ये दीर्घ स्वर हो गया। अब देखिए अब नीचे हम आते हैं इस पॉइंट पर। कुछ लोग उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही
स्वरों का एक और भेद प्लुत स्वर को मानते हैं। प्लुत स्वर के उच्चारण में हर स्वरों की अपेक्षा लगभग 3 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर को लिखते समय स्वरों के आगे 3 का अंक लिखने की प्रथा है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 जैसा यहाँ पे ये दिया हुआ है समय, यहाँ पे प्लुत स्वर को लिखते समय स्वरों के आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे करके दिया गया है। इस चिन्ह को आप देख सकते हैं, ऐसे का अंक लिखने की प्रथा है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 3 लिखते हैं ना, तो वो 3 लिखकर ऐसे किया गया है। तो ये जैसे ओम, अब तो हम लोग ओम ऐसे लिखते हैं ओम, लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। देखिए ओम में ओ प्लुत स्वर है, ये जो ओ दिया हुआ है ये प्लुत स्वर है। आजकल प्लुत स्वरों का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ये भी दे दिया गया है कि ये प्लुत स्वर का प्रयोग अब हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे जो दिया हुआ है इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, गृहीत आगत ध्वनियाँ, अंग्रेजी आ, उर्दू फ और ज। देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज जो दिया हुआ है, जैसे ज, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग कुछ लिखते हैं, ज के नीचे ऐसे बिंदु, देखिए फ के नीचे ऐसे बिंदु है। इस बिंदु को हम नुक्ता भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। ऐसे जो नीचे रहता है, नीचे आप लोग को पढ़ने को मिलेगा इसमें गृहीत आगत ध्वनियाँ, अंग्रेजी आ, उर्दू फ ज। देखिए आ ध्वनि को स्वरों में शामिल किया जा रहा है, जैसे डॉल, बॉल, डॉक्टर आदि। इस वृक्ष की डाल टूट रही है, डाल सुंदर है। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इसको याद रखिएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं या व्यंजन क्या है, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मार्ग में रुकावट पैदा होती है और जिनके उच्चारण में स्वरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए आते हैं व्यंजन के प्रकार। मुख्य रूप से व्यंजनों की 3 वर्गों में बांटा गया है। मुख्य रूप से व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए व्यंजन को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। तो यहाँ पे देखिए स्पर्श व्यंजन 1 नंबर में दिया हुआ है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मृदा, दांत व ओठ का स्पर्श कर बाहर आती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके अंतर्गत 1 से म तक 25 व्यंजन आते हैं। अतिरिक्त वर्ण ड और ढ जुड़ने में अब इनकी संख्या 27 हो गई है। तो यहाँ क्रम संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लाइन से दिया हो गए हैं। व्यंजन क हलंत, ख हलंत, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। उच्चारण स्थान, जैसे हम पढ़ते हैं क, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से आता है और इसका नाम कंठ है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट में दे दिया गया रहेगा कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको अगर याद रहेगा तो आप वहां तुरंत बोल सकते हैं कि क का उच्चारण स्थान कंठ है। तो इस तरह इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे देखिए नाम दिया गया है कि क हलंत, ख हलंत, ये सब का उच्चारण स्थान कंठ है और नाम कंठ। यहाँ पे तालु, ये इस पॉइंट को सब आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है अंतःस्थ व्यंजन। इसमें क नंबर में दिया हुआ है कि इन व्यंजनों में य, र, ल, व के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। ख नंबर में दिया हुआ है कि पारंपरिक वर्णमाला के बीच में स्थित होने के कारण इनको य, र, ल, व अंतःस्थ कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर ऊष्म व्यंजन। क नंबर में दिया हुआ है इन व्यंजनों में तलाबी सा, मूर्धनी सा, दांती सा, ह का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न अर्थात गर्म वायु से होता है। ख नंबर में दिया हुआ है इनका उच्चारण करते समय अपेक्षाकृत सांस की प्रबलता रहती है। अब देखिए उच्चारण पर आधारित व्यंजन भेद। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का उच्चारण पर आधारित व्यंजन भेद। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में दिया हुआ है कि इनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है, वह कम समय लगता है। इनकी संख्या 20 है। उदाहरण देखिए, उदाहरण यहाँ पे क से लेकर व तक दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। महाप्राण में दिया हुआ है इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वह श्वास वायु अधिक वेग से बाहर निकलती है। इनकी संख्या 15 है। उदाहरण
ख से लेकर स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ख, घ, छ, छ, यहाँ पे ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है स्वर तंत्रियों में कंपन पर आधारित व्यंजन भेद। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर तंत्रियों में कंपन पर आधारित व्यंजन भेद। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। अब देखिए पहला अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे क, ख, ये सब हम लोग अगर वर्ड इसको बोल रहे हैं इस शब्द को, तो हमारे उच्चारण में कंपन नहीं होता है। और दूसरा दिया हुआ है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। जैसे ग, घ, अंग, ये सब जितना वर्ड हम लोग बोलेंगे, जितना शब्द बोलेंगे, तो उतना में हम लोग का उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो इसे याद रखिएगा कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का अन्य स्वर व व्यंजन अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है, देखिए इस पॉइंट को भी आप लोग समझिएगा और इसको याद भी कीजिएगा कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन रहेगा कि अयोगवाह किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अयोगवाह मैं एक बार बता देती हूँ और इसको, अयोगवाह का अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अंग, अ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा जिसे अनुनासिक कहते हैं, और इन तीनों ध्वनियों में देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया गया है को अ के साथ जोड़कर लिखा जाता है। ये न स्वर है न व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन तीनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है। अब देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह, देखिए अनुस्वार का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है। इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे अंगूर, गंगा, उमंग, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया गया है उदाहरण में कि अंगूर, गंगा, देखिए ऊपर उमंग के ऊपर जो लिखा हुआ है ये बिंदु, इस चीज को अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का चिन्ह है जैसे हम माँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं या चांद के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, उस चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुनासिक। तो अनुनासिक का चिन्ह है, इसका उच्चारण करते समय वायु मुंह और नाक दोनों से निकलती है। जैसे आंगन, गांव, आंधी, बांस, मुंह, खांसी आदि। विसर्गी इसका चिन्ह है, देखिए यहाँ पे दे दिया गया है। और इसे व्यंजनों के जैसे प्रातः, अतः, ये सब में इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इसका चिन्ह है, इसे व्यंजन के आगे लगाया जाता है जैसे अतः, प्रातः, प्रायः आदि। उसके बाद है हलंत, इसका चिन्ह है, देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह दिया गया है। जिस व्यंजनों में स्वर नहीं होता है उसे हलंत का चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है, जैसे द्वंद्वित, विद्यार्थी आदि। संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला के प्रमुख संयुक्त व्यंजन को छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये देखिए उदाहरण में भी दिया हुआ है यहाँ पे क हलन धन, स हलन धन, अ, और उसके बाद छ, क्षत्रिय, कक्ष, क्षमा, क्षम्य, ये सारे विच्छेद को मिला के यहाँ पे एक शब्द बन जा रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिएगा इस पॉइंट को आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है र का प्रयोग। स्वर रहित र हलंत अपने आगे आने वाले अक्षर पर रेफ के रूप में आता है, जैसे धर्म, दीर्घ, दुर्ग, स्वर्ग, कम, पर्थ आदि। ख नंबर है हलंत व्यंजन के पश्चात र का प्रयोग होता है, यह रूप होगा हर्ष, वर्ड, प्रतिदिन, प्रयोग, द्रव्य आदि। इसके बाद है ग नंबर, ट हलंत एवं ड हलंत के बाद आने वाला र व्यंजन के नीचे के रूप में आता है। देखिए यहाँ पे एक मार्क दिया हुआ है, जैसे ड्रम, राष्ट्र, उष्ट आदि। यहाँ पे राष्ट्र दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है द्वितीय व्यंजन, जब दो समान व्यंजनों के प्रयोग साथ साथ हो और उनमें से एक हलंत हो तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे लज्जा, धक्का, दिल्ली। देखिए एक ही साथ दो व्यंजन जुड़ा हुआ है। देखिए आधा ज फिर पूरा ज, आधा क फिर पूरा क। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में भी दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा आप लोग और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो, देखिए यहाँ पे दो व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो रहा है, जैसे लज्जा, धक्का, दिल्ली, रस्सी, खट्टा इत्यादि। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। ऐसा करते
समय व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है। इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे अचल, देखिए अचल है, इसको अलग अलग करके लिखा गया है। अ धन च धन अ धन ल धन अ। अब देखिए ये सारा ये उदाहरण एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमने जाना। देखिए इस चीज को आप लोग नोट कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, ये बहुत ही अनिवार्य है और इसको याद करना अनिवार्य है। इसको कभी भी ये पूछा जा सकता है। वर्ण, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट में कि वर्ण भाषा वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। दूसरा है वर्ण भेद। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्गीकरण, अघोष और सघोष। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट विसर्ग। इसका चिन्ह है, देखिए चिन्ह मार्क दिया हुआ है, इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में, जैसे अतः, प्रातः, पीछे बैक में हम पढ़ाए थे आप लोग को, वही यहाँ पे दिया हुआ है। हलंत, इसका चिन्ह है, जैसे व्यंजन में स्वर नहीं होता है उसे हलंत का चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उनमें से एक हलंत हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।